हेलो डियर स्टूडेंट। तो कंटिन्यू करते हैं हमारा स्ट्रेट लाइन। तो आखिरी क्लास में हमने क्या देखा था, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ लाइन। तो उसमें हमने आई थिंक 5 फॉर्म कवर कर लिए थे, अभी 2 और रह गए। तो बट वो स्टार्ट करने के पहले एक बार क्विक रिव्यू करते हैं। तो पहला हमारा क्या था, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसमें हमारी इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। स्लोप इंटरसेप्ट क्यों बोल रहे हैं हम इसको, बिकॉज में स्लोप और इंटरसेप्ट डायरेक्टली दिखता है। तो x का जो कोफिशिएंट है दैट इज नथिंग बट स्लोप एंड c इज व्हाट, y इंटरसेप्ट। ठीक है ना। तो कभी भी किसी इक्वेशन को मुझे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना है तो मैं एक को y को एक तरफ लिखूंगा, उसका कोफिशिएंट 1 बनाऊंगा, बाकी सारे टर्म्स RHS में लेके जाऊंगा। whatever is the coefficient of x that will be the slope and whatever is the constant part that will be the y intercept। तो पहला तो हमारा ये था। दूसरा था हमारा 2 पॉइंट फॉर्म, मतलब 2 पॉइंट से एक यूनिक लाइन पास होगी, उसकी इक्वेशन क्या होगी। तो क्या करते थे, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप। और स्लोप कैसे लिखते हैं, 2 पॉइंट्स का y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। दिस इज बेसिकली नथिंग बट स्लोप ऑफ दैट लाइन। ठीक है ना। अब मैं इधर y माइनस y1 के लिए y माइनस y2 भी लिख सकता हूं, बट फिर मुझे इधर x माइनस x2 भी लिखना पड़ेगा। मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, y माइनस y2 इज इक्वल टू यही सेम चीज इंटू x माइनस x2। ये हो गया हमारा 2 पॉइंट फॉर्म, क्योंकि 2 पॉइंट दिए हुए x1 y1 एंड x2 y2। थर्ड जो था वो हमारा था पॉइंट स्लोप फॉर्म, मतलब उसमें एक पॉइंट दिया होगा और एक स्लोप दिया होगा। तो पॉइंट तो मैं यही वाला यूज कर लूंगा x1 y1 की तरह, और इधर इसकी जगह मैं m लिख दूंगा, स्लोप लिख दूंगा। तो मेरा क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स x माइनस x1। ये हो गया हमारा पॉइंट स्लोप फॉर्म। फोर्थ फॉर्म था जो अगेन इंपॉर्टेंट था काफी, दैट इज इंटरसेप्ट फॉर्म। उसमें क्या करते हैं अपन, x अपॉन x इंटरसेप्ट। तो मैंने मान लिया लेट्स से x इंटरसेप्ट मेरा स्मॉल a है, प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट, लेट्स से y इंटरसेप्ट इज b, दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है ना। तो कभी भी मुझे किसी इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म में लाना है तो हम क्या करेंगे, x और y को एक साइड रखेंगे और उस साइड 1 बनाएंगे। ठीक है ना। कैसे बनाएंगे, अभी एक एग्जांपल और देख लेंगे हम। ठीक है, बट फॉर टाइम बीइंग जस्ट मेमोराइज दिस, x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट इक्वल्स टू 1। और जो हमने 5th फॉर्म देखा था लास्ट में, दैट वाज नॉर्मल फॉर्म। वो इसका स्टेटमेंट क्या था कि कोई भी लाइन है जिस लाइन की इक्वेशन निकालनी है बेसिकली मुझे, अगर उसका ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस p है और ये जो परपेंडिकुलर है दैट इज मेकिंग एन एंगल अल्फा विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, देन इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज गिवन बाय x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p, where p is what, perpendicular distance of a line from origin। तो इसका हमने लास्ट 2 एग्जांपल किए थे। एक तो क्या किया था कि सिंपली मैंने तुम्हें p दे दिया था और वो बता दिया था कि जो परपेंडिकुलर है वो लेट से जो भी एंगल बना रहा है 135 डिग्री बना रहा है, तो हमने वैल्यूज इसमें प्लग करी। और एक मैंने क्वेश्चन क्या दिया था इसमें तुम्हें कि हमें इक्वेशन ऑफ लाइन दी है एक नॉर्मल तरीके से, उसको हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हमने क्या किया था, उसमें सबसे पहले जो कांस्टेंट पार्ट है उसको RHS में रखा और x और y को इस साइड रखा लेफ्ट हैंड साइड में। उसके बाद हमने उसको अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर, मतलब अंडर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर से डिवाइड किया। ऐसा क्यों कर रहे हैं, बिकॉज इस स्टैंडर्ड फॉर्म में एक तो क्या होना चाहिए, RHS शुड बी पॉजिटिव बिकॉज p इज अ डिस्टेंस एंड डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इज 1, इसलिए हमने उससे किया था। तो अब इसके बाद अपन देखते हैं आगे का। आज इसको मैं रब कर देता हूं, चलो। नेक्स्ट फॉर्म है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म, या ठीक है ना, जनरल फॉर्म भी बोलते हैं उसको, या स्टैंडर्ड फॉर्म। तो लिख लो, मतलब इसमें कोई दम नहीं है, बहुत छोटी सी चीज है। फॉर्म 6 लिख लो, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, या फिर इसका नाम है और जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म is given by ax plus by plus c equals to 0। ठीक है ना। दिस इज व्हाट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म। ठीक है, चलो अब हम इसके स्लोप और उसकी बात कर लेते हैं, इंटरसेप्ट्स वगैरह की बात। तो देखो, जब भी मेरे को स्लोप निकालना है, जैसे अभी तो हम देखेंगे एक शॉर्टकट देखेंगे, इसी से ड्राइव करेंगे, बट अभी तक जो हमने फॉर्म्स देखे उसमें हमारा स्लोप कहां यूज हो रहा था, मोस्टली सबसे पहला वाला
तो हम क्या करेंगे, इसको पहले y इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म में लिखेंगे। तो मैंने क्या किया, उसके लिए dy को एक तरफ रखा, बाकी सारे टर्म्स उधर लेके गया, तो ये हो गया माइनस ax माइनस c। क्या अभी ये स्टैंडर्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में नहीं, y का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो हमने क्या किया, b से डिवाइड कर दिया, तो y इज इक्वल टू माइनस a बाय b इंटू एक्स माइनस c बाय। नाउ आई विल कवर मतलब कंपेयर सॉरी दिस इक्वेशन विद स्टैंडर्ड इक्वेशन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। वो क्या थी, y इज इक्वल टू mx प्लस c, वेयर माय मतलब वो c और ये c अलग है ऑफ कोर्स, ठीक है ना, वो c और ये c अलग है। तो अब देख रहा है x का कोफिशिएंट क्या बताता है हमें, स्लोप, और जो कांस्टेंट पार्ट है वो क्या बताता है, y इंटरसेप्ट। तो इस लाइन के लिए मैं स्लोप क्या लिखूंगा डायरेक्टली, हम स्लोप इज इक्वल टू माइनस a बाय b, ये तो मेरा इधर से आया। अब इसी चीज को मैं लैंग्वेज फॉर्म में कैसे लिखूंगा, देखो a बेसिकली है क्या इस लाइन के हिसाब से, x का कोफिशिएंट, b क्या है, y का कोफिशिएंट। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, माइनस टाइम्स, इसी फॉर्म में याद रखना तुम लोग, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, ठीक है ना। फॉर फास्ट कैलकुलेशन वी शुड मेमोराइज दिस। आगे माइनस लगाना मत भूलना, ठीक है ना, आगे माइनस लगाना नहीं भूलना है। माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y इज नथिंग बट स्लोप ऑफ अ लाइन, ठीक है। अब मैंने बोला इंटरसेप्ट, एक तरीका तो मैंने ये निकाल दिया, दिस इज y इंटरसेप्ट, ये तो मैंने से कंपेयर करके। एक तरीका मैंने बोला था इंटरसेप्ट होता क्या है बेसिकली, जैसे मैंने बोला y इंटरसेप्ट होगा क्या, जो लाइन है हमारी y एक्सिस को जहां कट करेगी उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, और जिधर कट करेगी जिस पॉइंट पे y एक्सिस को, उस पॉइंट पे x 0 होगा। तो y इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या बोला था मैंने, x को 0 पुट कर दो, तो यू विल गेट y इंटरसेप्ट। तो व्हेन यू विल पुट x इज इक्वल टू 0 हियर, व्हाट यू विल गेट, एक मिनट, ये b है, ठीक है ना, b से डिवाइड किया तो दिस इज b, सी है नाउ। तो मैंने जब x को 0 किया y इंटरसेप्ट निकालने के लिए, तो ये टर्म 0 हो गया, खत्म हो गया, ये बचा by इज इक्वल टू माइनस सी, तो y कितना है, माइनस सी बाय b, तो वही चीज इधर से आ रही है। तो बट हम क्या करेंगे, कभी भी इस फॉर्म का यूज नहीं करेंगे इंटरसेप्ट वगैरह निकालने के लिए, हम तो डायरेक्टली x को 0 पुट करेंगे, जो y निकल के आएगा दैट इज y इंटरसेप्ट। अगर x इंटरसेप्ट निकालना है तो हम y को 0 पुट करेंगे, जो x निकल के आएगा दैट इज x इंटरसेप्ट। तो इधर x को 0 डाला तो y इंटरसेप्ट मेरा कितना आएगा इधर से, माइनस सी बाय b, और इधर से मैंने अगर y को 0 पुट किया तो मेरा x इंटरसेप्ट कितना निकल के आएगा, y को 0 पुट करो तो माइनस सी बाय a, तो माइनस सी बाय a, ठीक है ना। तो मेनली मैंने ये फॉर्म इसीलिए बताया, इसी पॉइंट के लिए, इंटरसेप्ट के मकसद से नहीं बताया, वो यूज नहीं होगा, ये चीज हमेशा यूज होगी और बहुत ज्यादा यूज होगी। स्लोप ऑफ अ लाइन ax प्लस by प्लस c इज माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, ठीक है। वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। अब मैं इसको रब कर रहा हूं, कुछ छोटे छोटे इलस्ट्रेशंस देख लेते हैं, एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ा जो भी सीखे अभी तक, उसके बाद हम मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट फॉर्म पे, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा इन सबसे हार्ड भी है एज कंपेयर टू दिस फॉर्म। हार्ड मतलब कंपेरेटिवली बता रहा हूं, वैसे तो इजी है बट इनके कंपैरिजन में थोड़ी नई चीज सीखने मिलेगी। वो जनरली 9th 10th में बच्चे लोग पढ़ते नहीं, इसमें से बहुत सारे फॉर्म बच्चे पढ़ के भी आते हैं और इवन फिजिक्स में भी कवर हो जाते हैं जो अभी तक हमने पढ़ा। बट जो अगला फॉर्म आएगा अभी कुछ देर बाद, अभी तो मैं कुछ क्वेश्चंस लूंगा, वो जो चीज होगी तुम्हारे लिए नई होगी, ठीक है ना। तो पहले तो मैंने एक सिंपल से एग्जांपल, जैसे मैं लिखा 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। लेट से मैंने एक क्वेश्चन ये दी, मैंने बोला ठीक है ना, एग्जांपल ये, ठीक है ना, जस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं हम। मैंने बोला इसको पहले तुम स्लोप अपना स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखो, तीनों में लिखना है। चलो मैंने बोला इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखो, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखो। सेकंड लेट से इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखो, ठीक है, और थर्ड इसको नॉर्मल फॉर्म में लिखो, ठीक है ना, नॉर्मल फॉर्म में लिखो। इन तीनों, ये तो मेरा क्या हो गया, जनरल फॉर्म हो गया, दिस इज माय जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म, ठीक है ना। अच्छा उससे पहले मैंने बोला जनरल फॉर्म के लिए स्लोप क्या लिखेंगे, इस लाइन का स्लोप, व्हाट विल बी द स्लोप। एक तरीका तो क्या है कि इसको हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख के फिर y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर कर लो, x का कोफिशिएंट स्लोप देगा। बट अभी तो हमने डायरेक्टली सीखा है कि हम क्या करते हैं, ax प्लस by प्लस c है ये, तो m क्या होता है, माइनस टाइम्स x का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है 2, y का कोफिशिएंट 3, तो स्लोप इज -2/3। स्लोप निकालना बहुत आसान है, एकदम बच्चों वाला पार्ट है। जैसे मैंने लाइन दिया लेट से 2x, चलो मैं इसको ऐसे कर देता हूं, 2x माइनस 3
प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो माइनस टाइम्स x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट -3, तो इट इज 2/3। ठीक है ना? क्या करना है हमें? x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट और आगे एक माइनस लगा देना है। ठीक है ना? स्लोप निकालने के लिए बहुत फास्ट कैलकुलेशन करना है। चलो, तो अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे। मैंने बोला इसको हम इन तीनों फॉर्म में एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ा सा लिखने का, और फास्ट होना चाहिए। प्रैक्टिस मतलब क्या है कि हमने कंसेप्ट तो सीख लिया अच्छे से, बहुत क्रिस्टल क्लियर, बस अब हमें स्पीड बढ़ाना है। ठीक है ना? तो मैंने बोला स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है, y को एक तरफ रखते हैं, बाकी सारे पार्ट RHS में लेके जाते हैं। तो इस इक्वेशन में मैंने 3y को एक तरफ लिखा, बाकी उधर लेके गए, तो -2x + 5। फिर y का कोफिशिएंट 1 बनाते हैं, तो ये हो गया y इज इक्वल टू -2/3 इंटू x प्लस 5/3। सो दिस इज माई स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। x का कोफिशिएंट क्या देगा मेरे को? स्लोप देगा। और देखो अभी हमने स्लोप लिखा भी था, माइनस टाइम्स x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट, तो -2/3 आ रहा है, करेक्ट है मतलब। और y इंटरसेप्ट इज 5/3। और वैसे y इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे हम? जो हमें फास्ट कैलकुलेशन के लिए हम ऐसे कभी भी यूज नहीं करेंगे इस टाइप से। हम y इंटरसेप्ट को निकालेंगे x को 0 पुट करके। तो व्हेन यू पुट x इज इक्वल टू 0, द obtained y is nothing but y intercept that will come out to be 5/3 for this particular case। ठीक है? अब मैंने बोला ये तो हो गया हमारा स्लोप फॉर्म। अब मैं इंटरसेप्ट फॉर्म पे आता हूं। तो इंटरसेप्ट फॉर्म को एक बार हम रिकॉल करते हैं, क्या था हमारा? x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1। ठीक है ना? तो कहने का मेरा मतलब क्या है कि हमें कांस्टेंट पार्ट को RHS में 1 रखना है, मतलब 1 चाहिए हमें। तो क्या करा, सबसे पहले जो भी कांस्टेंट पार्ट है उसको RHS में लेके गए। तो इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5। अब 1 बनाना है मुझे, तो कैसे बनाऊं? ऑफ कोर्स 5 से डिवाइड कर देता हूं पूरी इक्वेशन को, तो RHS में 1 बन जाएगा। तो ये मेरा हो गया 2x/5 प्लस 3y/5 इक्वल्स टू 1। अब मैंने बोला x के नीचे क्या लिखा है, तो अब मैं अभी ये करेक्ट फॉर्म है, ऐसा नहीं है, बट एग्जैक्ट इसी फॉर्म में लाना है मुझे। तो मैं क्या करूं, इस 2 को इस 5 के नीचे लेके जा सकता हूं। तो इस 2 को मैं इसके नीचे लेके गया 5/2। सिमिलरली इस 3 को मैं इस 5 के नीचे लेके जा सकता हूं, ये हो गया 3। अब मेरा ये एग्जैक्टली इसी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। लाइट चला गया है थोड़ा, जस्ट बी विथ मी। ठीक है, सुनना, विल कंटिन्यू फॉर फ्यू मोर मिनट्स, देखते लाइट आता है या नहीं। सुनना, तो मैंने अब मैं अगर इसको इससे कंपेयर करूंगा, देन व्हाट इज a हियर? a मेरा क्या होता था? x इंटरसेप्ट। तो x इंटरसेप्ट कितना है? 5/2। y के नीचे जो आएगा दैट इज y इंटरसेप्ट। तो इधर क्या लिखा है? 5/3, दैट विल बी माय y इंटरसेप्ट। तो देखो y इंटरसेप्ट हमारा इधर भी 5/3 आया था। ठीक है, दैट वे यू कैन वेरीफाई। चलो अब हम इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो फॉर दैट आई विल रब द बोर्ड, यू कैन पॉज द वीडियो एंड कॉपी दिस। तो अब मैं लिख रहा हूं इसमें नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म के लिए क्या करना है मुझे? क्या करना है, एक तो कांस्टेंट पार्ट को उस साइड लेके जाओ सबसे पहले, और उसको पॉजिटिव बनाओ। तो जब मैं -5 को उस साइड लेके जाऊंगा, पॉजिटिव तो बन ही जाएगा अपने आप। तो जो गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। क्या ये अभी नॉर्मल फॉर्म में है? तो मेरे को आंसर क्या मिलेगा? नहीं, अभी तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ठीक है, ये तो करेक्ट आ गया कि पॉजिटिव आ गया, बट अभी मैं 5 को परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन नहीं बोलूंगा। द रीजन इज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर 1 होना चाहिए, वो तो नहीं है अभी, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अभी कितना आ रहा है मेरा? 4 + 9 13 आ रहा है। तो क्या करें, 13 से डिवाइड कर देते हैं, √13 से। तो आई डिवाइड बाय, किससे डिवाइड करते हैं? अंडर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, मतलब अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, दैट इज √13। तो मैंने पूरी इक्वेशन को √13 से डिवाइड कर दिया। अब मेरा ये जो है दैट इज प्योरली इन नॉर्मल फॉर्म, क्योंकि अब दो ही मेन कंडीशन होती है। एक तो हमारा इधर जो RHS में लिखा है दैट शुड बी पॉजिटिव, व्हिच इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, एंड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर शुड बी 1, क्योंकि cos अल्फा और sin अल्फा आता है ना, तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा 1 होता है। तो ये भी हमारा बना रहा है। तो दिस इज इन करेक्ट फॉर्म। अब मैं बोल सकता हूं कि ये 5/√3 है बेसिकली। दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम ओरिजिन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम ओरिजिन, मैं अब इसको बोल सकता हूं। क्लियर हुआ? तो तीनों फॉर्म में। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना? अब मैं थोड़ा पॉजिटिव स्लोप वाला एक और ले लेता हूं, तो इसको रब कर रहा हूं मैं। हाँ, अब देखना, अब मैंने बोला लेट्स से एक मिनट ले लेता हूं, 5x प्लस 12y
प्लस 13 इक्वल्स टू 0। लेट से मैंने इक्वेशन ये ली, ठीक है। चलो इसको एक काम करते हैं, -5x कर लेते हैं, ठीक है। लेट से मैंने ये लिखा और मैंने बोला अगेन कन्वर्ट दिस इक्वेशन इनटू ऑल द थ्री फॉर्म्स, दैट इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म एंड नॉर्मल फॉर्म। तो क्या करें, सबसे पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बनाने के लिए y को एक तरफ रखा, बाकी सारे टर्म्स उस साइड भेजे RHS में। तो क्या आएगा मेरा 12y इज इक्वल टू 5x माइनस 13। अब क्या करूं मैं, y के कोफिशिएंट को 1 बनाऊंगा, तो आई विल डिवाइड बाय 12। so when you will divide by 12, what you will get here is y is equal to 5 by 12 into x minus 13 by 12, ठीक है। अब ये मेरा स्लोप पॉइंट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, पॉइंट स्लोप फॉर्म, सॉरी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, वेयर कोफिशिएंट ऑफ x which is 5 by 12 here is nothing but slope, that is m, and minus 13 by 12 that is nothing but y intercept। क्लियर हुआ? चलो अब मैंने बोला इसी लाइन को मुझे इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या थी हमारी, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1। सबसे पहले क्या करें, कांस्टेंट पार्ट को केवल उस साइड लेके जाएंगे। सो व्हेन यू विल टेक इट दैट साइड, द इक्वेशन विल बी -5x प्लस 12y इक्वल्स टू -13। अब मुझे 1 बनाना है RHS में, तो क्या करूं मैं, -13 को इसके नीचे लेके आ जाता हूं, या फिर ऐसे बोल दो -13 से दोनों साइड डिवाइड कर देता हूं। तो व्हाट यू विल गेट हियर इज, अब मैं -13 को इसके नीचे लेके आ रहा हूं, तो -5x अपॉन -13 क्या हो जाएगा, 5x by 13 माइनस 12y अपॉन 13, माइनस इसके कारण आया माइनस, और इधर क्या बचेगा 1। बट अभी भी मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे नहीं बोलूंगा, एग्जैक्टली इसी फॉर्म में लेके आना है मुझे, सो दैट आई कैन डायरेक्टली टेल व्हाट इज x इंटरसेप्ट एंड व्हाट इज y इंटरसेप्ट। तो मैंने क्या किया, इस 5 को इसके नीचे लेके आया। तो मैं इसी इक्वेशन को कैसे लिख सकता हूं, देखो x अपॉन 13 by 5 प्लस y अपॉन, अब -12 को 13 के नीचे लेके जा रहा हूं, तो मैं इसको लिख सकता हूं -13 by, सॉरी एक मिनट, हाँ -13 by 12 इज इक्वल टू 1। अब ये मेरा इंटरसेप्ट फॉर्म है एग्जैक्टली, तो x के नीचे जो आएगा दैट इज नथिंग बट x इंटरसेप्ट, सो दिस विल बी माय x इंटरसेप्ट एंड दिस विल बी माय y इंटरसेप्ट, दैट यू कैन वेरीफाई आल्सो। x इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं, y को 0 पुट करते हैं, तो व्हेन यू विल पुट y को 0 यू कैन सी x इंटरसेप्ट क्या आएगा 13 by 5, वही आ रहा है। और x इंटरसेप्ट निकालने, y इंटरसेप्ट निकालने के लिए तो मैंने x को 0 पुट किया, x इंटरसेप्ट सॉरी हाँ, अब y इंटरसेप्ट निकालना है तो क्या करूंगा, x को 0 पुट करूंगा, तो y इंटरसेप्ट कितना आएगा इधर से -13 by 12, देखो वही चीज है, ठीक है ना। चलो अब लास्टली हम इसको नॉर्मल फॉर्म में और लिख लेते हैं, ठीक है। सो विल राइट इट इन नॉर्मल फॉर्म सो दैट काफी प्रैक्टिस हो जाएगा हमारा। तो मैंने बोला नॉर्मल फॉर्म के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट थी, एक तो जो कांस्टेंट पार्ट है उसको हम RHS में लेके जाएंगे। तो पहले तो मैंने इसको ऐसे लिखा -5x प्लस 12y इज इक्वल टू -13, बट मैंने बोला था कांस्टेंट पार्ट को पॉजिटिव बनाएंगे। तो पॉजिटिव कैसे बना सकते हैं, पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा ये 5x माइनस 12y इज इक्वल टू 13, बट दिस मच इज नॉट सफिशिएंट। अभी मुझे एक और काम करना बाकी है कि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर 1 आना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, आई एम डिवाइडिंग दिस इक्वेशन with under root of 5 square plus 12 square, and that is nothing but 144 plus 25, 169 का अंडर रूट 13, तो मैं 13 से डिवाइड कर रहा हूं, तो ये हो गया 5 by 13 x minus 12 by 5 13 is equal to 1। now this is in what, my normal form। तो जिधर मेरा ये cos अल्फा होगा और -12 by 13 मेरा sin अल्फा होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कल तक का जो हमने देखा था उसके ऊपर प्रैक्टिस हो गई, ठीक है। अब एक आध दो नोट और लिख लेते हैं, ठीक है ना, और फिर हम उसके बाद नेक्स्ट फॉर्म देखेंगे। मैंने बोला जो हमारी वर्टिकल लाइन होती है या हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसकी इक्वेशन हम लिख रहे हैं नोट के फॉर्म में। तो देखो क्या लिख रहा हूं मैं, इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन will be of type किस टाइप की होगी, ये मैंने ऑलरेडी पहले तुम लोगों को कॉम्प्लेक्स वगैरह में भी बताया है। जो हमारी वर्टिकल लाइन होती है, वर्टिकल लाइन पे होता क्या है बेसिकली, जैसे मान लो ये मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है ना, मैंने बोला दिस इज अ वर्टिकल लाइन। वो इसकी लाइन की खासियत क्या होती है वर्टिकल लाइन की, इसके इस लाइन पे कोई भी पॉइंट ले लो, हर एक का एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा। तो वर्टिकल लाइन की इक्वेशन किस टाइप की होगी, विल बी ऑफ टाइप x इज इक्वल टू k, where is my constant,
याद रखना, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन विल बी ऑफ टाइप x इज इक्वल टू के। मतलब मान लो इस लाइन पे मुझे कोई भी एक कोऑर्डिनेट दे दिया ना, मान लो लेट से ये है मेरा 3,5, मान लो एक मिनट के लिए माना ये 3,5 है, तो इस लाइन की इक्वेशन में डायरेक्टली लिख सकता हूं x इज इक्वल टू 3, क्योंकि इस लाइन पे मुझे एक भी पॉइंट मिल गया ना वर्टिकल लाइन पे, तो उसकी इक्वेशन डायरेक्टली x इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। क्लियर हुआ। क्योंकि इक्वेशन मतलब क्या होता है बेसिकली, मैंने तुम्हें बताया था ना इक्वेशन मतलब क्या होता है, ये हमारा डिस्कशन हुआ था कॉम्प्लेक्स में भी जब मैंने बताया था। इक्वेशन मतलब क्या होता है बेसिकली, एक रिलेशन होता है x और y में जो कि सेटिस्फाइड हो ओनली बाय द पॉइंट ऑन द लाइन। मतलब जो पॉइंट्स लाइन पे लाई कर रहे हैं उन्हीं पॉइंट्स द्वारा सेटिस्फाई होना चाहिए वो लाइन, तभी मैं उसको इक्वेशन बोलूंगा उस पर्टिकुलर कर्व की या उस पर्टिकुलर लाइन की। तो मैंने बोला x इज इक्वल टू 3, इसकी इक्वेशन क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इस पे जितने भी सारे पॉइंट्स है ना वो सब इसको सेटिस्फाई करेंगे। क्यों करेंगे, बिकॉज सभी का x कोऑर्डिनेट 3 है, तो 3 इसमें रखोगे तो 3 इज इक्वल टू 3 आया। क्लियर हुआ। तो इसको एकदम टेस्ट पे रखना, इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन विल बी ऑफ टाइप x इज इक्वल टू k वेयर k इज सम कांस्टेंट। सिमिलरली अब मैं हॉरिजॉन्टल लाइन पे आता हूं, इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगा मेरा। अब हॉरिजॉन्टल लाइन बना के देखते हैं एक बार। मैंने बोला हॉरिजॉन्टल लाइन मेरा ये होगा, लेट मी लुक इट कि क्लियर हो रहा है या नहीं वीडियो में, जस्ट अ सेकेंड। या इट्स विजिबल क्लियरली, कोई दिक्कत नहीं। ओ लकीली लाइट भी आ गया, बहुत बढ़िया, चलो बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, तो मैंने बोला हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या होगा हमारा, कोई भी पॉइंट ले लो अब तुम हॉरिजॉन्टल लाइन पे, उसमें क्या होगा, y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा। जैसे इस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है वही इस पॉइंट का होगा, वही इस पॉइंट का होगा, वही इस पॉइंट का होगा, वही इस पॉइंट का होगा। तो कहने का मतलब इसकी इक्वेशन में क्या लिख सकता हूं, y इज इक्वल टू कांस्टेंट k, y इज इक्वल टू कांस्टेंट k। समझ में आया, क्लियर हुआ। हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन वर्टिकल की तो x इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा, हॉरिजॉन्टल की y इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा, ठीक है ना। चलो इसको दिमाग में एकदम अच्छे से बिठाना, कभी भी जरूरत पड़ जाए वर्टिकल लाइन मतलब x इज इक्वल टू कांस्टेंट, हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब y इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्या होगा, y कोऑर्डिनेट कांस्टेंट रहेगा। तुम इस पे कोई भी पॉइंट ले लो, उन सभी पॉइंट्स का y कोऑर्डिनेट हमेशा फिक्स रहेगा, बिकॉज ये सेम हाइट पे ना सारे पॉइंट्स। बिकॉज बेसिकली y कोऑर्डिनेट बताता क्या है हमारा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस ना। तो अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस और x एक्सिस से तो सेम ही रहेगा ना, इसलिए इस लाइन पे हर एक पॉइंट का y कोऑर्डिनेट विल बी सेम। सिमिलरली हियर हर एक पॉइंट का x कोऑर्डिनेट विल बी सेम, बिकॉज x कोऑर्डिनेट क्या देता है, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, एंड सिंस दिस इज पैरेलल टू y एक्सिस तो ये डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब क्या, x कोऑर्डिनेट हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ऐसे बोल लो। क्लियर हुआ। चलो अब मैंने बोला स्पेशल, अब x एक्सिस और y एक्सिस की इक्वेशन और लिख लेते हैं इसी के बेसिस पे। तो मैंने बोला x एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी। अब x एक्सिस क्या है मेरा, x एक्सिस क्या है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। तो हॉरिजॉन्टल की इक्वेशन मैंने अभी बोला क्या होता है हमारा, मैंने बोला दिस इज माय y एक्सिस, दिस इज माय x एक्सिस, x एक्सिस, ठीक है। x एक्सिस इज व्हाट, अ हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू कांस्टेंट, इतना तो पक्का है। अब मुझे पता है कि अपना x एक्सिस जो है उस पे एक पॉइंट पता है, ओरिजिन से पास करती है। ओरिजिन पे दोनों कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं, मुझे तो y कोऑर्डिनेट से मतलब है। तो इधर y कोऑर्डिनेट क्या है, मुझे क्या मतलब, बेसिकली हॉरिजॉन्टल लाइन पे कोई भी एक पॉइंट मिल जाए, मुझे किसी भी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल जाए तो उसका उस पॉइंट का मैं y कोऑर्डिनेट देखूंगा, वही लिख दूंगा इधर, तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 0। तो दिस इज व्हाट इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, y इज इक्वल टू 0। क्लियर हुआ। सिमिलरली y एक्सिस पे आते हैं, दिस इज माय y एक्सिस। अब मैंने बोला y एक्सिस मतलब वर्टिकल लाइन, और वर्टिकल लाइन पे क्या होता है, x कांस्टेंट होता है। तो दिस इज x इज इक्वल टू कांस्टेंट। एंड अगेन कांस्टेंट निकालेंगे, कैसे बोलेंगे, अब मुझे पता है जो y एक्सिस है वो ओरिजिन से पास कर रही है, और ओरिजिन का x कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है, तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा, मतलब x इज इक्वल टू 0, ऐसे बोलो, ठीक है। तो इसको भी याद रखना, y एक्सिस का इक्वेशन इज x0। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि y एक्सिस पे जितने भी पॉइंट्स हैं, y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट उठा लो, कोई भी पॉइंट उठा लो, सभी का x कोऑर्डिनेट 0 होता है ना, तो इसलिए इसकी इक्वेशन इज x इज इक्वल टू 0। सिमिलरली y एक्सिस की इक्वेशन इज y इज इक्वल टू 0, सॉरी x एक्सिस की इक्वेशन इज y इज इक्वल टू 0, बिकॉज इस पॉइंट, इस लाइन पे कोई भी पॉइंट ले लो, हमेशा y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा।
ओनली एक्स कोऑर्डिनेट विल वेरी। आई होप काफी ज्यादा स्ट्रेस दे दिया। चलो तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी कर लो, ठीक है। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो उल्टा है, देखो एक्स एक्सिस बोल रहे हैं तो वाई 0 है, वाई एक्सिस बोल रहे हैं तो एक्स 0 है, ठीक है ना, ऐसे याद करना। चलो अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट है, नेक्स्ट नोट है, उसके बाद फिर हम वो फॉर्म देखेंगे। पहले उस नोट को कवर करते हैं। नोट क्या बोल रहा है कि नोट करके लिखूं, इफ स्लोप ऑफ लाइन L1 and L2 are M1, M2, then first part, if lines are parallel, then क्या होगा रिलेशन बिटवीन M1 एंड M2। क्या बोला उसने कि दो लाइंस है L1 और L2, एक का स्लोप M1 है, एक का स्लोप M2 है, देन वी हैव टू कमेंट अबाउट द relation between M1 and M2 such that the both lines are parallel। तो दोनों लाइन पैरेलल है, इसका मतलब क्या है, जैसे डायग्रामेटिकली समझू मैंने बोला एक लाइन तो ये ले ली मैंने, लेट से L1, ठीक है ना, एक लाइन L1 ये ले ली, और मैंने बोला एक और लाइन है जो इसके पैरेलल है, इसका स्लोप उसने दे रखा है M1, तो लेट से इसका स्लोप M1 है, और एक और लाइन है जो इसके पैरेलल है, पैरेलल बना दी, उसका दिस इज लाइन L2 और इसका स्लोप है M2। ये दोनों लाइंस पैरेलल है, तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन M1 एंड M2? सोचो पॉज करके, सिंपल सी चीज है बहुत। ये हम उधर भी देखे थे, कॉम्प्लेक्स स्लोप में भी देखे थे, ω1 और ω2 बोला था मैंने उधर, ठीक है। तो क्या होगा, दोनों बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, एक्सप्लेनेशन देखो। मैंने बोला अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ठीक है ना, तो ये एक मेरा वो पढ़ते थे 9th-10th में, ये दो लाइंस पैरेलल हैं, ये लाइन है ट्रांसवर्सल, तो हमारे ये जो एंगल्स होंगे, दिस एंगल्स विल बी इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स टाइप का कुछ तो वर्ड यूज करते थे, ठीक है ना। और एक यूज करते थे ये वाला एंगल, सॉरी ये दोनों वर्टिकली अपोजिट, और एक और बचता था ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तीन चीजें थी, ठीक है ना। एक मेरा ये एंगल, इधर तो क्या बोलते थे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इधर वर्टिकली अपोजिट एंगल, और इधर करस्पॉन्डिंग एंगल। तो यू कैन सी कि ये एंगल अगर थीटा है, सुनना ध्यान से, अगर ये एंगल थीटा है एंड इफ दीज टू लाइंस आर पैरेलल देन दिस विल आल्सो बी थीटा, मानते हो? ये दोनों अगर पैरेलल लाइन है, दिस इज अ ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और मैंने बोला अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा है तो इसका स्लोप मैं क्या लिखूंगा, इस वाली लाइन का स्लोप क्या लिखूंगा, m1 इज इक्वल टू tan थीटा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द डायग्राम दिस थीटा इज व्हाट, angle made by the line with positive direction of x axis and that उसका tangent is nothing but slope of that line। Similarly अगर ये थीटा है तो इसका स्लोप क्या होगा, m2, that will also be tan theta। So from above two equation what you will get is m1 is equal to m2। तो याद रखना कभी भी दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनका स्लोप क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है ना। ये तो मोस्टली सब बच्चे को आ जाता है, ठीक है ना, वो सोच लेते हैं। बट अब सेकंड पॉइंट में ले रहा हूं इसमें कि इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, तब तुम लोग सोचो क्या होगा, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन m1 एंड m2। और मैं बोल रहा हूं कि वो चीज जो है ना, मतलब ये समझ लो कि जेई के जितने भी क्वेश्चंस है ना 50% से ज्यादा, 50 भी मैंने कम बोला, 70% क्वेश्चंस में वो चीज यूज होती है, 70% क्वेश्चंस में वो चीज यूज होती है कि इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्लोप्स ऑफ दोस टू लाइंस, ठीक है ना। तो एक बार वीडियो पॉज करके तुम लोग सोचो, मैं तो बताऊंगा, ठीक है। मैंने बोला अब सेकंड पॉइंट इसमें, ये तो कॉमन स्टेटमेंट है जो ऊपर लिखा है मैंने, दिस इज अ कॉमन स्टेटमेंट। फर्स्ट तो था कि इफ लाइंस आर पैरेलल देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन m1 एंड m2, हमारा आंसर आया देन m1 इज इक्वल टू m2, लिख लो उधर, देन m1 इज इक्वल टू m2। अब मैं इसको हटा रहा हूं सेकंड, और इधर पैरेलल की जगह लिख रहा हूं परपेंडिकुलर, ठीक है ना। यू शुड राइट इन नेक्स्ट स्टेप सेकंड इसमें, इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन m1 एंड m2। अच्छा चीज है ये भी, ठीक है ना, डायग्राम से हो जाएगा तुम्हारा। जस्ट बेसिक डेफिनेशन पे स्टिक करो कि स्लोप होता क्या है, टेंजेंट ऑफ एंगल, कौन सा एंगल, मेड बाय द लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। उतने डेफिनेशन में स्टक रहो और डायग्राम प्रॉपर्ली बनाओ, यू विल गेट द रिलेशन, ठीक है ना। वीडियो पॉज करके करो। अब मैं इसको बताने जा रहा हूं, तो देखो मैं तो डायग्राम बना रहा हूं, तो पहले तो मैंने ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बना ली, कोई भी एक लाइन ले ली, L1 को कोई भी ड्रॉ कर ली, लेट्स से दिस इज माय L1, लेट्स से दिस इज माय L1,
ठीक है ना। अच्छा, और मान लो ये मेरा एंगल बना रहा है थीटा, ठीक है ना। तो इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, m1 इज इक्वल टू टेन थीटा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। मैंने सिंपली एक लाइन ली L1, उसका स्लोप m1 है, और अगर वो लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस के साथ थीटा बना रहा है तो उसका स्लोप क्या होगा, टेन थीटा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इस कंडीशन पे आते हैं, तो मेरे को L2 है ना वो L1 के परपेंडिकुलर है, तो क्या होगा बेसिकली, इसके परपेंडिकुलर होगी लाइन, तो ऐसी कुछ होगी, परपेंडिकुलर होगी तो ये 90 डिग्री होंगे ना। दिस इज माई L2। अब मेरे को निकालना है M1 M2 में रिलेशन, क्या करें। तो देखो ये 90 है, तो ऑफ कोर्स ये तो 90 है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं, क्लियर है। अब याद आया ट्राइंगल में कुछ सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सॉरी सम ऑफ इंटीरियर, ये उसका थ्योरम का स्टेटमेंट जो भी था, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, याद है। कुछ तो 9 में करते हैं, इन दोनों का सम ये होता है। चलो नहीं पता, एक मिनट के लिए मान लिया नहीं पता, तो हम प्रूफ भी कर सकते हैं। एक लाइन का प्रूफ है, एक लाइन का की मतलब ओरली हो जाएगा। ये थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना होना चाहिए, ट्राइंगल में सम तो 180 होता है, तो दिस एंगल शुड बी 90 माइनस थीटा। हाँ, अब ये 90 माइनस थीटा है और पूरा 180 होना चाहिए, तो ये कितना होना चाहिए, 90 प्लस थीटा। तो दोनों तरीके से बोल लो, ज्योमेट्री से आ गया, ठीक है ना। अच्छा, अब ये 90 प्लस थीटा आ गया। अब अकॉर्डिंग टू द डायग्राम 90 प्लस थीटा है क्या, बेसिकली दिस इज द एंगल मेड बाय द लाइन L2 विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। दोबारा 90 प्लस थीटा इज व्हाट, माय एंगल मेड बाय द लाइन L2 विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो उसका टेंजेंट मतलब tan ऑफ दिस विल बी स्लोप ऑफ दैट लाइन। तो मैंने बोला tan ऑफ दिस मतलब tan ऑफ 90 प्लस थीटा इज नथिंग बट माय M2। हाँ या ना, स्लोप वही होता है ना, उस लाइन ने जो एंगल बनाया पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, उसका tan इज नथिंग बट स्लोप। तो इधर से मेरा कितना आया M2, tan ऑफ 90 प्लस थीटा इज माइनस tan थीटा, सॉरी माइनस cot थीटा इज इक्वल टू M2, ठीक है। अब इधर हमारा M1 क्या आया था, tan थीटा, तो इन दोनों से क्या आया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि tan थीटा इंटू cot थीटा क्या होगा 1, तो क्या बचेगा, tan थीटा इंटू cot थीटा 1 हो गया, एक माइनस ऑलरेडी है, तो व्हाट रिजल्ट यू विल गेट इज M1 M2 इक्वल्स टू -1। द मोस्ट मतलब इससे इंपॉर्टेंट रिजल्ट कोई नहीं है पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, 100% बहुत जगह यूज होगा, जिसकी कोई उम्मीद भी नहीं है तुम्हें, अभी तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते, इतनी जगह यूज होगा ये। कोई भी दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट इज -1, मतलब इसको मैं इस फॉर्म में भी लिखूंगा, M2 इज इक्वल टू -1 बाय M1, ठीक है ना। जैसे मान लो एक लाइन मेरी ये है, इसका स्लोप 2/3 है, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कितना होगा, इसको उल्टा कर दो, एक नेगेटिव लगा दो, तो -3/2, क्योंकि स्लोप का प्रोडक्ट -1 आना चाहिए दो परपेंडिकुलर लाइंस का। क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है। जैसे मैंने माना ये एक लाइन है, ठीक है ना, इसका स्लोप लेट से -5/3 है, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन जो है इसका स्लोप क्या होगा, 5/3 का पहले तो उल्टा करो, 3/5 और नेगेटिव, तो ये कितना हो जाएगा -3, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना रहा -1, तो मतलब करेक्ट लिखा है हमने, ठीक है ना। क्लियर हुआ। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। M1 M2 इज -1 कब, जब दो लाइंस परपेंडिकुलर है, और M1 इज इक्वल टू M2 आता है, तो मतलब लाइंस आर पैरेलल। अच्छा, इसी के करस्पॉन्डिंग हमारा कॉम्प्लेक्स में क्या था, एक बार रिकॉल करते हैं। कॉम्प्लेक्स में अगर लाइन पैरेलल होती है, तो उधर मैंने कॉम्प्लेक्स स्लोप डिफाइन किया था W करके, तो W1 इज इक्वल टू W2 पैरेलल के लिए, तो यही चीज है जैसे इधर है M1 इज इक्वल टू M2, बट उधर हमारा परपेंडिकुलर लाइंस के लिए कंडीशन क्या आई थी, W1 प्लस W2 इक्वल्स टू 0। इधर हमारी क्या है, M1 M2 इक्वल्स टू -1, डिफरेंट है, ठीक है ना थोड़ा सा। उधर W1 प्लस W2 इक्वल्स टू 0 आया था परपेंडिकुलर के लिए कॉम्प्लेक्स स्लोप में, ठीक है ना। चलो, तो अब मैं इसको रब करता हूं, नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं हम इसमें। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो भी अपन आज के क्लास में पढ़ रहे हैं ना, ये लिटरली वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चलो, अब मैंने बोला एक बार एक और बहुत इंपॉर्टेंट नोट है कि जैसे क्या होगा ना, कभी कभी तुम्हें ऐसे दिया होगा कि मान लो एक लाइन दी है तुम्हें, ठीक है ना, तुम्हें एक लाइन दी है, लेट्स से 2x + 3y + 5 = 0, ठीक है।
मान लो मैं एक सिनेरियो बता रहा हूं कि कहां मैं जो नोट लिखवा रहा हूं वो किससे रिलेटेड है। फिर वो एग्जामिनर क्या बोलेगा, अ लाइन पैरेलल टू दिस लाइन, उसने बोला एक लाइन है जो इसके पैरेलल है, ठीक है। तो इतना स्टेटमेंट रीड करते से हमें क्या क्या पता चल गया कि इसका और इसका स्लोप बराबर हो गया, हाँ या ना। क्या बोला दोबारा, मैंने बोला ये एक लाइन है, उसने बोला एक लाइन है जो इसके पैरेलल है, इतना बोल दिया। इतना बोल के उसने क्या इंफॉर्मेशन दे दी मुझे कि जो लाइन की बात कर रहे हैं हमें अभी, उसका स्लोप विल बी स्लोप ऑफ दिस लाइन, करेक्ट है। मतलब अगर इसका स्लोप, जैसे इसका स्लोप क्या है, -2/3 माइनस tan x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट। तो ये लाइन अगर पैरेलल है तो इसका स्लोप भी क्या होगा, -2/3। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो आई थिंक सभी कर लेंगे। फिर मैंने बोला इसकी इक्वेशन क्या होगी, तो देखो इक्वेशन के लिए तो मुझे 2 पैरामीटर चाहिए पड़ते हैं। तो ऑफकोर्स इस लाइन के पैरेलल तो इनफाइनाइट लाइंस होंगी, तो फिक्स लाइन तो नहीं आएगी, पक्की बात है। तो उसको एक और इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा परफेक्ट एक पूरी लाइन निकालने के लिए, एग्जैक्ट लाइन, यूनिक लाइन निकालने के लिए। बट मैंने बोला विद दिस इंफॉर्मेशन की ये वाली जो लाइन है वो इसके पैरेलल है, ये तो मैंने निकाल लिया -2/3 स्लोप होगा। बट इसको मैं इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखूंगा, देखो एक तरीका तो क्या है कि मैंने इसको ऐसे लिख लिया, y इज इक्वल टू mx -2/3 इंटू एक्स प्लस सी, बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि ये क्या है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी फॉर्म में लिख लिया मैंने। तो इससे मेरा c एक डिफरेंट हो गया बस। मतलब अब c निकालने के लिए वो एक और इंफॉर्मेशन दे देगा कुछ, तो कि लेट्स से ये लाइन मेरा लेट्स से 1,1 से पास कर रही है, ठीक है। तो क्या होगा मेरा इसमें, फिर मैं 1,1 रख के c निकाल लूंगा। अभी रुको मैं इसको एक एग्जांपल के तौर पे लिख लेता हूं, ठीक है ना। मेरे को पता है थोड़ा सा बच्चों को डाउट होगा, मैं चलो एक काम करता हूं, मैं इसको एग्जांपल के फॉर्म में लिख लेता हूं प्रॉपर। तो लिखो, ऐसे लिखो सिंपल सा, लाइन L1 is given by 2x plus 3y plus 5 is equal to 0। लिखो इसको, a line L1 is given by, मैं डिक्टेट कर रहा हूं, लिख नहीं रहा हूं। मैंने बोला a line L1 is given by 2x plus 3y plus 5 is equal to 0, ठीक है ना। फाइंड अ लाइन L2, फाइंड अ लाइन L2, फाइंड अ लाइन L2, फाइंड अ लाइन L2 which is parallel to L1, which is parallel to L1 and passing through 1,1, which is parallel to L1 and passing through 1,1। तो देखो अब हम इसको कितने तरीके से करते हैं, ठीक है ना। चलो इस सिंपल सा क्वेश्चन को हम कितने तरीके से करते हैं, चलो देखते हैं। देन यू विल टेल मी विच इज द शॉर्टर तरीका, ठीक है। देखना, मैंने बोला ये जो लाइन है जो निकालनी मुझे L2 लाइन, दैट इज पैरेलल टू दिस लाइन। तो मतलब इसका स्लोप पता चल गया, इसका स्लोप -2/3 है तो इसका स्लोप भी -2/3 होगा। तो मेरे पास जो लाइन मुझे निकालनी है उसका स्लोप पता है, दैट इज -2/3 पक्का। और उसने बोल दिया कि जो लाइन निकालनी है वो 1,1 से पास कर रही है, तो 1,1 से पास कर रही है, ठीक है। कौन सा फॉर्म यूज करूं, पॉइंट स्लोप फॉर्म, y minus y-1 इज इक्वल टू -2/3 टाइम्स x minus 1। क्या था, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलो अब टर्म्स को एक साइड लेके आ रहा हूं, कुछ मुझे इंपॉर्टेंट चीज बतानी है इधर। 3y -3 इज इक्वल टू -2x + 2, तो इधर से मेरा आया 2x + 3y और -5 इज इक्वल टू 0। ये मेरी इक्वेशन आ गई, ये हो गया प्रॉपर मेथड, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिमाग खर्च नहीं हुआ, केवल छोटा सा रिजल्ट यूज हुआ कि लाइन पैरेलल है तो स्लोप बराबर होगा। बट मैंने बोला इसको हम थोड़ा सा और बेटर तरीके से कैसे कर सकते हैं, इससे थोड़ा सा और बेटर हम क्या माने, जैसे मैंने इससे पहले लिखा था मेथड 2, चलो मेथड 2, चलो मैं इसको रब कर ही देता हूं, ठीक है ना। इसको मैं रब कर देता हूं, कॉपी कर लेना, ठीक है ना, ये मेथड, ठीक है ना। मैंने बोला मेथड 2, अब और कैसे सोच सकते हैं। अब लाइन इसके पैरेलल है तो स्लोप बराबर है, तो जो लाइन मुझे निकालनी है उसका स्लोप पता चल गया, तो मैं इस लाइन की इक्वेशन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख लेता हूं, y इज इक्वल टू mx प्लस c करके। क्या है, तो y इज इक्वल टू m पता है -2/3 इंटू x प्लस c। अब c कैसे निकालेंगे, देखो ये c की अलग अलग वैल्यू के लिए आई विल गेट डिफरेंट लाइंस पैरेलल टू दिस लाइन, ये तो मानते हो। c की कौन सी वैल्यू के लिए ये इससे पास करेगा, तो क्या करें, ये 1,1 इसमें रख देते हैं टू फाइंड द c, बिकॉज जो लाइन मुझे निकालनी है दैट पासेस थ्रू 1,1, तो 1,1 इसमें रख देते हैं।
तो 1,1 रखोगे तो 1 इज इक्वल टू -2/3 प्लस सी, तो ये हो गया 1 + 2/3 इज इक्वल टू सी, तो सी इज इक्वल टू 5/3। बस इधर रख दिया। तुम इक्वेशन क्या आई, y इज इक्वल टू -2x/3 प्लस 5/3। तो when you will take LCM it will be 2x plus 3y minus 5 is equal to 0। जो पहले आई थी वही आ गई। तो अब इन दोनों में मैंने तुम्हें पूछा कि थोड़ा सा स्मार्ट तरीका कौन सा है, आंसर विल गो मेथड 2, ठीक है ना। अब इससे भी बेटर करने वाले हैं हम, इससे भी थोड़ा और बेटर करने वाले हैं। क्या है, अब तुम आंसर पे फोकस करो। जो हमारा आंसर आया, मैंने बोला ये लाइन जो है इसके पैरेलल है, तो जस्ट फॉरगेट अबाउट द कांस्टेंट पार्ट, ये पार्ट पे फोकस करो। ये दोनों लाइन का सेम आया, आना भी चाहिए। क्यों भाई, क्यों आना चाहिए? क्योंकि हम स्लोप बोलते ही ऐसे है ना, इसमें से माइनस टाइम्स एक्स का कोफिशिएंट अपॉन वाई का कोफिशिएंट बराबर है, तो इधर भी -2/3 आना चाहिए, वो आ रहा है। तो इसका मतलब कंक्लूजन क्या निकलता जा रहा है हमारा, हम कहां मूव कर रहे हैं। मैं नोट लिखवाने के लिए इतना सब एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं। मैंने बोला अ लाइन पैरेलल टू अ लाइन, सुनना देखना, स्टेटमेंट लिखी लो नोट के फॉर्म में। अ लाइन पैरेलल टू द लाइन ax plus by plus c is equal to 0 is given by, क्या बोल रहा हूं मैं, इस लाइन के पैरेलल कोई लाइन मुझे एज्यूम करनी है। देखो सेम आर्टिकल तुम्हारा कॉम्प्लेक्स में भी आया था, याद है? चलो एक बार वो देख लेते हैं। a z bar plus a bar z plus b is equal to 0। मैंने बोला इस लाइन के लिए कोई पैरेलल लाइन मुझे एज्यूम करनी है, तो this much part will remain the same, ठीक है ना। तो हम इस लाइन के पैरेलल जो लाइन होती थी वो कैसे लिखते थे, a z bar plus a bar z plus lambda is equal to 0। लैम्डा की अलग अलग वैल्यू के लिए अलग डिफरेंट पैरेलल लाइंस, तो सेम चीज इधर एग्जैक्टली सेम। इस लाइन की अगर मुझे पैरेलल लाइन लिखनी है तो मैं इतना लंबा ना करके डायरेक्टली बोलूंगा इतना पार्ट तो सेम ही होगा, फिर लाइट गया, इतना पार्ट तो सेम ही होगा मेरा। तो क्या लिखूं मैं, ax plus by plus lambda equals to 0। समझ में आया? ax plus by plus lambda equals to 0। अब लैम्डा निकालने के लिए मैं क्या करूं, कुछ इंफॉर्मेशन दी होगी, जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया 1,1 से पास कर रहे हैं। तो तुम पहले इसको नोट को लिखो, अ लाइन पैरेलल टू दिस इज गिवन बाय ax plus by plus lambda equals to 0। तो इधर मार्क कर लो, ये दोनों पार्ट सेम है पैरेलल लाइंस के लिए। सेम चीज अभी मैं परपेंडिकुलर पे भी डिस्कशन करने वाला हूं, ठीक है। तो अब इसी को मैं इस क्वेश्चन में लगाता, अप्लाई करता, तो क्या करता, देखो इसको मैं रब कर देता हूं, जस्ट लाइक चेक, या इट्स ऑलमोस्ट विजिबल। चल, मैंने बोला कि अगर मैंने इसको इसमें इस वाले कांसेप्ट को इसमें लगाता तो मैं ये स्लोप वगैरह लिखता ही नहीं। मैं बोलता इस लाइन के पैरेलल आई कैन एज्यूम एनी लाइन एज 2x plus 3y plus lambda equals to 0। लैम्डा निकालने के लिए इसमें 1,1 रख देते, तो क्या आता, 5 इज इक्वल टू लैम्डा माइनस का, तो लैम्डा कितना आया, -5। लैम्डा कितना आ गया, -5। तो बस इसमें रख दो -5 दोबारा उठा के। तो देखो अब खुद सोचो तीनों में से सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, बेस्ट से भी बेस्ट, ऑफ कोर्स दिस वन। कुछ मेहनत ही नहीं लगी। मैंने बोला अ लाइन पैरेलल टू दिस लाइन, डायरेक्टली एज्यूम किया, शुरू का पार्ट सेम रहेगा 2x plus 3y plus some lambda equals to 0। अब लैम्डा निकालने के लिए मैंने बोला कुछ और इंफॉर्मेशन भी देगा, जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया है कि वो पास कर रहा है 1,1 से, तो 1,1 इसमें रखो, तो 2 plus 3 5 plus lambda equals to 0, तो lambda is -5। तो आ गई हमारी क्वेश्चन। क्लियर हुआ? बहुत तुम्हारा टाइम सेव करेगी इस टाइप की चीजें, ठीक है ना। और जेई में मैटर वही करता है, मतलब तुम कैसे कैसे टाइम बचा सकते हो। देखो अगर जैसे मान लो कोई बंदा है वो 1 घंटा पेपर सॉल्व कर रहा है, 40 ला रहा है, 50 ला रहा है मान लो, अगर उसी बंदे को मैंने अगर 3 घंटे के लिए वो एक पेपर दे दिया ना, मान लो 2 घंटे के लिए, तो डेफिनेटली वो 70-80 भी ला सकता है। तो मैटर क्या करता है कि हम कम टाइम में कैसे कर सकते हैं। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारा टाइम बचा सकती हैं, ठीक है ना। So I'll definitely will not go with this way, जैसे मैंने प्रीवियस 2 मेथड बताया, of course I'll go with this। उसके लिए इंपॉर्टेंट नोट आ गया काम में, ठीक है। अब इसी तरीके से मैं परपेंडिकुलर का डिस्कशन कर लेता हूं। तो परपेंडिकुलर के लिए मैं क्या करता हूं, डायरेक्टली बता रहा हूं तुम्हें रिजल्ट, ठीक है, एक्सप्लेन करूंगा, बट फिर एग्जांपल बाद में लेंगे। अभी तो मैंने क्या किया, पहले एग्जांपल लिया, फिर नोट लिखवाया, ठीक है ना, क्योंकि पहला चीज था। अब तो पता आइडिया लग गया थोड़ा बहुत कैसे आएगा। तो देखो मैंने लिखा, जैसे मान लो 2x plus 3y plus 5, यही एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। मैंने बोला इसका स्लोप कितना है,
-2/3, कोई दिक्कत नहीं है। तो डेफिनेटली इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कितना होगा? m1 m2 -1 होना चाहिए, दिमाग में रखना। ऑफ कोर्स 3/2, क्योंकि अगर ये m1 है तो ये m2 होना चाहिए, सो दैट m1 m2 -1 आ जाए। अब उल्टा सोचो, अब ये सोचो कि एक लाइन है जिसका स्लोप 3/2 है, तो उसको मैं कैसे लिख सकता हूं? कैन आई राइट इट लाइक दिस वे, 3x - 2y प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0। देख लो, इस लाइन का स्लोप 3/2 आ रहा है। हाँ यार आ रहा है। तो समझ में यहां से यहां कैसे गए? हमने क्या किया, कोफिशिएंट और एक्स वाई को इंटरचेंज कर दिया और किसी भी एक जगह नेगेटिव लगा दिया। नेगेटिव लगा दिया मतलब जो है उसका अपोजिट लगा दिया। जैसे मैंने लिखा 3x - 4y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। इसके पैरेलल लाइन लिखना तो बहुत आसान है। क्या लिखा? 3x - 4y प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0। पैरेलल में तो कोई दिक्कत नहीं, ये पार्ट एग्जैक्टली सेम आ जाएगा। परपेंडिकुलर थोड़ा सा दिमाग लगेगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, बहुत छोटा सा परपेंडिकुलर लाइन लिखना है मुझे। तो मैंने क्या बोला, x और y को इंटरचेंज करो और y में एक काम करो, एक किसी भी एक में उल्टा कर दो साइन। तो अभी y का क्या है, नेगेटिव है, तो पॉजिटिव कर दो। तो कहने का मतलब ये क्या हो जाएगा, 4x प्लस 3y प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0। देख लो, इसका स्लोप इज -4/3, इसका 3/4, तो दोनों का प्रोडक्ट -1 आ रहा है। तब इसी को मैं नोट के फॉर्म में क्या लिखूं, अ लाइन परपेंडिकुलर टू ax plus by plus c is equal to 0 is given by क्या लिखूं मैं, a और b को इंटरचेंज करना है हमें, तो मैं क्या लिखूंगा, bx, और किसी भी एक में साइन चेंज कर दो। तो लेट्स से मैं इसका, चलो दो तरीके से लिख रहा हूं मैं, इसको लिख लेना, इसको मैंने रब कर दिया, तो मैं एग्जांपल को लिख लेना, ठीक है। हाँ, मैंने बोला इसको मैं दो तरीके से, एक तो ये लिखा माइनस प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0। देख लो एक बार, वेरीफाई कर लो। इसका स्लोप तो -a/b है, इसका क्या है, b/a, तो प्रोडक्ट इज -1, मतलब ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है। इसी को और कैसे लिख सकता था, और -bx प्लस, सॉरी ये y है, ठीक है, -bx प्लस ay प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। तो ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, ये दोनों सेम है, कोई फर्क नहीं है। देख लो, इसका स्लोप भी b/a है, इसका भी b/a है, इसका -a/b है, तो प्रोडक्ट -1 आ रहा है ना। तो क्या करना है हमें, बेसिकली x और y का पहले तो कोफिशिएंट इंटरचेंज करो और किसी भी एक जगह नेगेटिव लगा दो। मतलब नेगेटिव से मेरा मतलब अपोजिट ले लो, जैसे अगर नेगेटिव दिया तो पॉजिटिव, पॉजिटिव दिया तो नेगेटिव। जैसे इधर तो क्या है, जैसे मान लो मैंने एग्जांपल की थोड़ी और देखते हैं एग्जांपल, मैंने लिखा 5x - 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो इस लाइन के परपेंडिकुलर लिखना है, तो क्या करें हम, कोफिशिएंट्स को इंटरचेंज करते हैं। तो कोफिशिएंट इधर क्या है, -3 है, इधर 5 है, तो पहले तो एक दूसरे को दे दिया, तो ये हो गया -3x और इधर 5y प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0। अभी तो इंटरचेंज किया, अब किसी एक जगह साइन चेंज कर दो, किसी भी एक जगह। तो इधर तो +5 लिखा है, तो या तो इसको -5 कर दो, या फिर दोनों मत कर देना, या फिर इधर -3x लगा उसको +3x कर दो। तो लेट्स से मैं इसको पहले +3 कर रहा हूं, तो इधर तो पहले प्लस ही लिखा, या फिर मैं इसको -3x रहने देता हूं, इसको -5y कर देता हूं, दोनों ही सेम है, दोनों आंसर चलेगा। देख लो, इसका स्लोप वेरीफाई कर लो, इसका 5/3 है, इसका -3/5, इसका भी -3/5, तो -3/5 इंटू 5/3 -1। तो मेन हमारा जो मदर लैंग्वेज बोल सकते हैं, सॉरी लैंग्वेज बोल रहा हूं, मदर इक्वेशन है, दैट इज m1 m2 इक्वल्स टू -1। क्लियर है? चलो, तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट फॉर्म को एक काम करता हूं, अगले क्लास में लूंगा, क्योंकि वो काफी बड़ा है, थोड़ा फिर बीच में ब्रेक होगा, काफी ऑलरेडी लेक्चर हो गया है, ठीक है ना। तो क्योंकि दैट इटसेल्फ विल टेक अगेन 30-40 मिनट्स टू कंप्लीट, ठीक है ना। एक बार शुरू किया तो फिर वो एंड अप ही करना पड़ेगा, तो इट्स बेटर कि हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे वो टॉपिक, ठीक है। और अब मैं इस लेक्चर के बाद तुम लोगों को शीट दे देता हूं बेस्ड ऑन स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। पहले एरिया वाली देता हूं, तो एरिया से रिलेटेड है, और एक में है हमारा सर्कम सेंटर, जो भी सारे सेंटर्स थे वो था, और एक बेसिकली डिस्टेंस फार्मूला और एक सेक्शन फार्मूले पे, ठीक है ना। 4-5 डीपीपीज है, बेसिक्स ऑफ स्ट्रेट लाइन के ऊपर, ठीक है ना। तो वो मैं तुम्हें आज फॉरवर्ड कर दूंगा, यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग, ठीक है। टेस्ट में तुम्हारा नहीं है स्ट्रेट लाइन, बट ऐसा नहीं कि तुम्हें सॉल्व नहीं करना है, ठीक है ना। यू हैव टू बी इन टच विद दिस आल्सो, वो अपनी जगह है टेस्ट, ठीक है ना। और अगेन रिमाइंडिंग यू वंस अगेन, हर बार लेक्चर में रिमाइंड करता हूं, क्वाड्रेटिक जरूर रिवाइज करना, ठीक है।
सो दैट्स इट, थैंक यू।